बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना था अर्थशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। हमने बात की थी कि सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसके बाद अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। धन आधारित परिभाषा, कल्याण आधारित परिभाषा, दुर्लभता आधारित परिभाषा, विकास आधारित परिभाषा और आवश्यकता विहीनता आधारित परिभाषा। आशा है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का। तो आइए देखते हैं। बच्चों, अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का संपूर्ण विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम J.N. कीन्स, जिनका की पूरा नाम है जॉन नेविले कीन्स ने किया था। बच्चों, एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि J.N. कीन्स अर्थात जॉन नेविले कीन्स और J.M. कीन्स अर्थात जॉन मेनार्ड कीन्स दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। J.N. कीन्स ने न केवल अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का वर्णन किया, बल्कि उन्होंने अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध तथा अर्थशास्त्र की जो कमियां हैं उसके बारे में भी उल्लेख किया। J.N. कीन्स, जॉन नेविले कीन्स अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का विस्तृत वर्णन किया। बच्चों, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या होती है, अर्थात अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है, अर्थशास्त्र किस प्रकार का अध्ययन है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति को 2 रूपों में अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में और अर्थशास्त्र कला के रूप में। क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? बच्चों, ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान वह अध्ययन है जो क्रमबद्ध, तार्किक और तथ्यपरक होता है। आ रहा है समझ में कि विज्ञान क्या है? क्रमबद्ध, तथ्यपरक और तार्किक अध्ययन होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें रसायन शास्त्र का कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या बनता है? H2O अर्थात जल। तो ये विज्ञान का सिद्धांत है जिसे कि हम प्रयोगशाला में जांच सकते हैं और परख भी सकते हैं। इसके पीछे क्या है? लॉजिक है। तो क्या अर्थशास्त्र के नियम भी तार्किक होते हैं? अर्थशास्त्र के नियम भी वैज्ञानिक होते हैं? तो बच्चों हाँ, अर्थशास्त्र के नियम इस तरीके से वैज्ञानिक होते हैं कि उन्हें हम मनुष्य के व्यवहार में देख सकते हैं। उसकी कोई प्रयोगशाला नहीं होती, समाज ही उसकी क्या होती है? प्रयोगशाला होती है। जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, ब्याज के सिद्धांत, लगान के सिद्धांत, मजदूरी के सिद्धांत आदि। यदि हम मांग के नियम को लें तो मांग के नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों कि यदि हम कीमत कम होती है तो किसी वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कीमत के कम होने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। ये क्या है? मांग का नियम। अब हम इसे प्रयोगशाला में तो जांच नहीं सकते, तो इसे हम कहाँ देखेंगे? लोगों के व्यवहार में देखेंगे। जैसे हमने इसे विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों में देखा और फिर हम इसका क्या कर देते हैं? सामान्यीकरण। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र के सिद्धांत भी क्या हो जाते हैं? वैज्ञानिक हो जाते हैं। बच्चों, अर्थशास्त्र में 2 पद्धतियाँ होती हैं, निगमन पद्धति और आगमन पद्धति, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे के अध्याय में। निगमन पद्धति में क्या होता है? तर्क के आधार पर वर्णन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो अर्थशास्त्र कैसा हो गया? तार्किक। और जो आगमन पद्धति है उसमें अध्ययन किया जाता है तथ्य व समंकों के आधार पर। तो अर्थशास्त्र कैसा हो गया? तथ्यात्मक। आया समझ में कि अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति कैसी होती है? तार्किक। किसके आधार पर? निगमन विधि के आधार पर। और अर्थशास्त्र की पद्धति कैसी होती है? तथ्यपरक। किसके आधार पर? तथ्यों, आंकड़ों व समंकों के प्रयोग के आधार पर। आ रहा है समझ में? तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो ये शो करते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? विज्ञान। आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। बच्चों, अर्थशास्त्र का विज्ञान के रूप में 2 रूपों में अध्ययन किया जाता है, यथार्थमूलक अर्थशास्त्र
और आदर्श मूलक अर्थशास्त्र। सबसे पहले हम बात करते हैं यथार्थ मूलक अर्थशास्त्र। यथार्थ मूलक अर्थशास्त्र में कारण और परिणाम के संबंध के आधार पर अध्ययन किया जाता है। जैसे वही हम मांग के नियम का उदाहरण लेते हैं कि मांग के नियम में क्या होता है, कीमत कम होती है तो मांग मात्रा में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ कीमत क्या हो गई, कारण, और कीमत के कम के फलस्वरूप मांग मात्रा में बढ़ोतरी हुई तो वो क्या हो गया, इसका परिणाम। तो इस प्रकार कारण और परिणाम के संबंध के आधार पर अध्ययन किया जाता है यथार्थ मूलक अर्थशास्त्र में। बच्चों, यथार्थ का अर्थ क्या होता है, सत्यता, वास्तविकता क्या है। तो इस प्रकार इसका संबंध होता है क्या है से। कारण और परिणाम की बात आ गई समझ में। इसका संबंध किससे होता है, क्या है से। ठीक है, जैसे हम यदि बोलें कि वर्तमान में भारत में 20% लोग गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात निर्धनता की रेखा पे आ रहे हैं। तो 20% लोग क्या हो गए, यथार्थता को बताएंगे कि देश में यथार्थ स्थिति क्या है। तो ये बात हो गई यथार्थ मूलक अर्थशास्त्र की। अब हम बात करते हैं आदर्श मूलक अर्थशास्त्र की। आदर्श का अर्थ तो आपको पता ही होगा, इसका अर्थ होता है मूल्यों से। तो जिसमें मूल्यों का विश्लेषण किया जाता है वो अर्थशास्त्र होता है आदर्श मूलक अर्थशास्त्र। इसमें मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग क्या हैं, अमीर हैं, और बहुत से लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो ये जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं, इनके बीच में क्या है, एक खाई है। तो उस खाई को भरने के लिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं आय का समान वितरण करने के लिए हमें क्या करना होगा, अमीरों पर तो अधिक कर लगाने होंगे और गरीबों पर कम कर लगाने होंगे, जिससे कि उनकी आय कैसी हो पाए, समान हो पाए। तो ये क्या बताता है, अच्छाई को बताता है। तो इस प्रकार इसमें मूल्यों का, अच्छे और बुरे का अध्ययन किया जाता है। अमीरों पर तो अधिक कर और गरीबों पर कम कर। बच्चों, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि आदर्श मूलक अर्थशास्त्र का संबंध होता है क्या होना चाहिए से। किससे होता है, क्या होना चाहिए। जैसे यथार्थ मूलक का होता है क्या है, वास्तविकता से। जैसे हमने अभी बात की कि 20% लोग गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्या ये देश के लिए सही है, नहीं। हमें क्या होना चाहिए हमारे देश में कि गरीबी का निवारण होना चाहिए, गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए। तो इसके लिए देश को क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जानी चाहिए, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जैसे काम के बदले अनाज योजना, न्यूनतम मजदूरी योजना, ताकि क्या हो, गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। तो एक सिचुएशन हो गई क्या है से, जिसका हो गया मतलब यथार्थ मूलक अर्थशास्त्र, और वास्तव में क्या होना चाहिए, जिसका संबंध हो गया आदर्श मूलक अर्थशास्त्र से। आया समझ में। इस कंपैरिजन को आप देख लीजिएगा, नोट कीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं क्या अर्थशास्त्र कला है। तो बच्चों, अर्थशास्त्र कला कैसे हो सकती है, तो इसके लिए हम आगे देखते हैं। कला क्या होती है, कला सर्वोत्तम या श्रेष्ठ तरीके से किसी भी कार्य को करने की विधि, उसे हम क्या कहते हैं, कला। कार्य को सर्वोत्तम और श्रेष्ठ तरीके से करने की विधि को हम कहते हैं कला। अब अर्थशास्त्र कला कैसे है, आइए जानते हैं। अभी हमने बात की कि अर्थशास्त्र में हमें क्या करना होता है कि हमारे सामने यथार्थता की सिचुएशन होती है और हमें क्या करना होता है, आदर्श मूलक अर्थशास्त्र की प्राप्ति करनी होती है। तो यथार्थता से आदर्श मूलक को जो प्राप्त करने की स्थिति है और विधि है, उसी को हम कहते हैं कला। आया समझ में। जैसे कि क्या है, हमारे देश में वर्तमान में क्या है और क्या होना चाहिए, वहाँ पर जो पहुँचना है उसको ही हम बोलते हैं कला। देखिए, आदर्श मूलक अर्थशास्त्र की प्राप्ति किसके आधार पर होगी, यथार्थ मूलक अर्थशास्त्र के आधार पर। हमें क्या होना चाहिए की प्राप्ति करनी है, किसके आधार पर, क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र के जो नियम हैं और सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे सामने जो भी आर्थिक समस्याएं बनी हुई हैं उनका हम क्या कर सकें, समाधान कर सकें।
आ रहा है बच्चों समझ में कि आर्थिक नियम हैं और सिद्धांत हैं, उनका प्रयोग कर हमें क्या करना होगा, आर्थिक समस्याओं को दूर करना, और वही होता है कला। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र भी क्या हो गई, कला, कि हम इन नियमों और सिद्धांतों को प्रयोग करके आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की गरीबी दूर करना, इसके अलावा है बेरोजगारी दूर करना, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र भी क्या हो गई, कला। आ गया बच्चों समझ में। बच्चों आर्थिक नियमों में कुछ कमियां पाई जाती हैं और इसी कमियों के कारण हम अर्थशास्त्र को पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं कह सकते, क्योंकि अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो उतने खरे नहीं होते जितने भौतिक शास्त्र के नियम होते हैं, रसायन शास्त्र के नियम होते हैं। हम जानते हैं कि भौतिक शास्त्र के जो नियम हैं, रसायन शास्त्र के जो नियम हैं, उनकी हम प्रयोगशाला में जांच कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन अर्थशास्त्र के नियमों की कोई प्रयोगशाला में जांच नहीं हो सकती। इसीलिए अर्थशास्त्र के नियम कैसे हैं, पूर्ण शुद्ध नहीं होते हैं। जितने की पूर्ण शुद्ध कौन से होते हैं, भौतिक शास्त्र के नियम और रसायन शास्त्र के नियम। अर्थशास्त्र के जो नियम हैं उनकी हम प्रयोगशाला में जांच तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी समाज रूपी प्रयोगशाला में जांच बिल्कुल की जा सकती है। उनको मानव के व्यवहार में देखा जा सकता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सत्य है, अलग अलग मानव उनको लेकर अलग अलग व्यवहार करते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र के नियम पूर्णतया विश्वसनीय भी नहीं होते। इसमें हम भविष्यवाणी तो कर सकते हैं, लेकिन वह भविष्यवाणी कितनी सही होगी इसके लिए हम श्योर नहीं होते। अर्थशास्त्र के नियम बहुत सारी मान्यताओं पर भी आधारित होते हैं। हमें कुछ भी नियम यदि हमें प्रतिपादित करना है और उसको फॉलो करना है, यदि हमें उसे सत्य करना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी मान्यताओं को लेकर चलना पड़ता है। यदि वो मान्यताएं पूरी होती हैं तो ही वो नियम सत्य होते हैं। तो इस प्रकार ये सभी हो गई आर्थिक नियमों की कमियां। आइए देखते हैं कि आर्थिक नियमों की क्या कमियां हैं। कि इसमें पाया जाता है पूर्ण शुद्धता का अभाव, कि प्रयोगशाला में उसकी जांच संभव नहीं है। समाज ही क्या है, इनकी प्रयोगशाला, जिसको कि हम मानव के व्यवहार में ही देख सकते हैं। इसके बाद है विश्वसनीयता का अभाव, कि नियम और सिद्धांत कम विश्वसनीय होते हैं, शुद्ध नहीं है तो विश्वसनीय भी नहीं हो पाते। और इसमें भविष्यवाणी कर सकने के चरण तक ही विकसित है, किंतु ये भविष्यवाणी सत्य हो इसके लिए भी कोई श्योरिटी नहीं है। अब ये क्या है, मान्यताओं पर आधारित, कि नियमों का जो यदि सही ज्ञान करना है तो हमें मान्यताओं को मानना होगा, उसके बाद ही हमारे नियम सही हो पाएंगे। आया समझ में। ये थी आर्थिक नियमों की कमियां। बच्चों अब नाम आ ही गया मान्यताओं का, तो हम देखते हैं कि मान्यताएं क्या होती हैं। तो मान्यताएं कुछ आवश्यक बातें, दशाएं और शर्तें होती हैं जो किसी भी नियम और सिद्धांत को पूरा होने के लिए इन मान्यताओं का पूरा होना बहुत जरूरी है। यदि हम ये माने कि ये नियम और सिद्धांत सही साबित हो तो पहले हमें इन मान्यताओं को पूरा करना होगा और तभी हमारा सिद्धांत सफल हो पाएगा। तो इन्हें किसी भी सिद्धांत से पहले दिया हुआ मान लिया जाता है। देखिए कि मान्यताएं, अजम्पशंस क्या होती हैं, कि कुछ मूलभूत आवश्यक बातें, दशाएं और शर्तें। हम इनका इंग्लिश नाम भी लिखेंगे ताकि कि बच्चों आपको इनका इंग्लिश कीवर्ड भी आ सके। नियम और सिद्धांत के सत्य होने के लिए इनका पूरा होना क्या है, आवश्यक है, और इन्हें क्या होता है, पहले से दिया हुआ मान लिया जाता है। आया बच्चों समझ में। अब अर्थशास्त्र में कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं। तो अर्थशास्त्र की प्रमुख मान्यताएं जो कि किसी भी सिद्धांत में पहले ही मान ली जाती हैं। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इसमें विभिन्न सिद्धांत पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे ना कि कौन कौन सी मान्यताएं आती हैं। तो सबसे पहली मान्यता आती है अन्य बातें समान रहने पर। अब आया समझ में क्या होता है अन्य बातें समान रहने पर, आइए बताते हैं। मांग का नियम यदि हम प्रतिपादित करते हैं तो ये माना जाता है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि कीमत में कमी होती है तो मांग मात्रा में वृद्धि होती है। तो यहाँ अन्य बातें क्या हैं कि हम ये जानते हैं मांग मात्रा को और भी बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं, लेकिन हमें यहाँ रिलेशन किस किस का देखना है, कीमत का और मांग मात्रा का। तो इसीलिए हम अन्य बातों को बराबर रख देते हैं। अन्य बातों में आती हैं उपभोक्ता की रुचि, फैशन,
रीति रिवाज, आय और अन्य वस्तुओं की कीमतें, उनको स्थिर रखेंगे तभी मांग का नियम लागू होगा। आया समझ में? तो पहली मान्यता क्या है? अन्य बातें समान रहे। बच्चों दूसरी मान्यता है कि आर्थिक इकाई की विवेकशीलता, कि जो भी आर्थिक इकाई है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो फर्म हो, वो विवेकशील रहता है। जैसे कि हम उत्पादक की बात करें तो वो हमेशा कीमत को ध्यान में रखकर लाभ को अधिकतम करता है। यदि हम उपभोक्ता की बात करें तो वो भी हमेशा कीमत को ध्यान में रखकर अपनी संतुष्टि अधिकतम करता है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि हाँ कोई बात नहीं, हमें कम संतुष्टि ही मिलने दो, नहीं, वो हमेशा विवेकशील रहेगा। तो दूसरी मान्यता हो गई आर्थिक इकाई की विवेकशीलता। तीसरी मान्यता है कि आर्थिक मानव, कि मनुष्य कैसा मानव है? आर्थिक मानव, वो उसका धन से संबंधित कैसा व्यवहार रहता है, तो ये हो गया आर्थिक मानव। चौथी मान्यता ये है बच्चों कि साम्य और संतुलन की हम आरंभिक दशा ले लेते हैं और उसके बाद उसमें परिवर्तन को देखते हैं। हम बीच में से नहीं उठाते, पहले हम क्या ले लेते हैं? उसकी आरंभिक दशा लेते हैं, संतुलित रहता है, फिर उसमें क्या परिवर्तन होता रहता है उसका हम अध्ययन करते हैं। और चौथी मान्यता है कि जो अर्थशास्त्र का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं से भी क्या होता है? संबंध होता है। और पांचवी मान्यता है कि विज्ञान और भूगोल से भी क्या रहता है? संबंध रहता है। तो बच्चों इस प्रकार से ये हो गई अर्थशास्त्र की प्रमुख मान्यताएं। हमने पढ़ा अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में, मान्यताओं के बारे में और अर्थशास्त्र की प्रमुख मान्यताओं के बारे में। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। तो बच्चों अर्थशास्त्र के क्षेत्र, या हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? जिसमें व्यक्तिगत इकाई, हम कह सकते हैं एक व्यक्ति, फर्म, उपभोक्ता, उत्पादक के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? एक व्यक्तिगत इकाई, चाहे वो एक उत्पादक हो, उपभोक्ता हो और फर्म के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानो कि हमने एक उपभोक्ता को ही ले लिया, तो एक उपभोक्ता क्या करता है? कीमत को ध्यान में रखकर अपनी संतुष्टि को क्या करता है? अधिकतम करता है। तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? उपभोग में। एक उत्पादक क्या करता है? उत्पादक कीमत को ध्यान में रखकर अपने लाभ को अधिकतम करता है। तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? उत्पादन में। बच्चों क्रेता और विक्रेता, या हम कह सकते हैं उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में लेन देन चलता रहता है, विनिमय होता है, तो उसका अध्ययन हम करते हैं विनिमय में। उत्पादन के साधन जो कि उत्पादन करने में सहायता देते हैं, उनको उनकी कीमत का वितरण किया जाता है, जिसका अध्ययन हम करते हैं वितरण में। और उपभोक्ता, उत्पादक, इनका कल्याण कैसे हो, इसका अध्ययन हम करते हैं आर्थिक कल्याण में। तो इस प्रकार ये हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। अब आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। तो बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के समूह, या हम कह सकते हैं देश के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के समूह, या हम कह सकते हैं देश के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो संपूर्ण देश में किस प्रकार से आय व रोजगार का निर्धारण होगा, या आय व रोजगार की स्थिति क्या है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे राष्ट्रीय आय व रोजगार में। संपूर्ण देश में क्या कीमत स्तर चल रहा है, क्या कीमत निर्धारित हुई है या कैसे निर्धारित होगी, इसका अध्ययन हम करेंगे सामान्य कीमत स्तर में। देश का आर्थिक विकास किन तथ्यों पर निर्भर करता है, किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन हम करेंगे आर्थिक विकास। और जो देश की राष्ट्रीय आय है, उसमें से उत्पादन के साधनों को किस प्रकार कीमत दी जाएगी और क्या क्या कीमत दी जाएगी, इसका अध्ययन हम करते हैं वितरण का समष्टिगत सिद्धांत में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 5 भागों में और समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जाता है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या अध्ययन किया? अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में हमने देखा कि क्या अर्थशास्त्र कला है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, उसके हमने सारे पहलुओं का अध्ययन
किया और उसके बाद हमने ये देखा कि मान्यताएं क्या होती हैं और अर्थशास्त्र में कौन कौन सी मान्यताएं पाई जाती हैं, आर्थिक नियमों की क्या क्या कमियां होती है और उसके बाद हमने देखा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र या विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसके भी 5 क्षेत्र हैं और समष्टि अर्थशास्त्र जिसके भी 4 क्षेत्र हैं। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको याद भी कर रहे होंगे, अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम में आप इसका इजीली रिवीजन कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।